मेंशन की कराची में ये क्लिफ्टन में वाकया पेश आया है जहां पर अफगान कौंसल खाने में गार्ड की फायरिंग से सफारतकार हलाक हुआ है। और हम देख रहे थे कि वैसे ही ऑलरेडी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं है और अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से एक वफ्द जो है वो अफगानिस्तान भी जाएगा, जिसके अंदर कुछ मीडिया के लोग भी होंगे, कुछ कानूनदान भी होंगे, कानून साज भी होंगे, कुछ सियासतदान भी होंगे जो वहां पर जाकर कोशिश करेंगे कि ये एतमाद जो है वो हाल के दोनों मुमालिक के दरमियान। बिल्कुल सही कह रही हैं। और इसके बाद से मुझे लगता है और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी कमेटी बनाई गई है और कोशिशें की जा रही हैं कि दोनों मुमालिक के दरमियान जो रवाबित है उनको बेहतर किया जाए। अच्छा, एक और यहाँ पर मेन लीड है और ये मेन लीड है दुबई में ट्रम्प गोल्फ क्लब की 60% मेंबरशिप फरोख्त। ये एक मेन लीड थी जो कि मैंने डिस्कस की। और शॉर्ट न्यूज़ के हवाले से अगर बात करूँ तो इसमें वही LOC के हवाले से कुछ खबरें हैं और दूसरा वही ट्रम्प के हवाले से खबरें हैं, सानिया कोयटा के हुकूमत के हवाले से खबरें हैं। और अगर डॉन की खबर शेयर करूं तो डॉन में यहाँ पर मेन लीड है कि चाइनीज फर्म गेट्स नंदीपुर प्लांट ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट। और ये नंदीपुर पावर प्लांट का हम काफी अरसे से किस्सा सुनते आ रहे हैं कि इसको बेहतर करेंगे, ये प्लांट बेहतर होगा, बेहतरी आ जाएगी। लेकिन अब ये हुआ है कि चाइनीज कंपनी को इसका ठेका दे दिया गया है। और मजे की बात यह है कि 5 करोड़ रुपए भी हुकूमत देगी और फर्नेस ऑयल भी हुकूमत देगी। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो उसके मुतालिक यहाँ पर मेन लीड जो है वो लगी हुई है। इसके अलावा मेरे पास भी कुछ खबरें हैं जिसमें सलीम शहजाद के हवाले से आपको बताएं कि जो कल कराची पहुंचे ही थे और कहा जा रहा था कि पता नहीं कौन सी पार्टी में वो शामिल होंगे। तो पार्टी में तो शामिल उन्होंने क्या होना था, वो तो पहले गिरफ्तार हो गए। इसी हवाले से यहाँ पर खबर में मेंशन है कि सलीम शहजाद कराची पहुंचते ही गिरफ्तार हो गए और राव अनवार जो है उन्होंने गिरफ्तार किया है। जबकि उनका कहना है, जो ये रहनुमा है, इनका कहना है कि MKM लंदन से कोई ताल्लुक नहीं है। साथ ही साथ आपको बताएं कि उनका कहना है कि अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करूंगा और मुझे कैंसर है इसलिए मैं कीमोथेरेपी के लिए यहाँ पर आया था और मेरी कीमोथेरेपी चल रही है और मजीद जो अपनी बेगुनाही के सबूत है वो मैं जरूर अदालत में पेश करूंगा। अच्छा, इसके अलावा एक और खबर है वो पनामा केस के हवाले से आपको बताएं कि वजीर आजम के वकील मखदूम अली छुट्टी पर चले गए हैं। हम पहले देख रहे थे कि एक जज जो कि बीमार हो गए थे, अलील हो गए थे, उसकी वजह से केस ताखिर का शिकार हुआ। और अब हम देख रहे हैं कि मखदूम अली खान जो है वो भी छुट्टियों पर चले गए। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर केस की समाअत दोबारा शुरू हुई तो उनकी छुट्टियां मनसूख हो जाएंगी और वो वापस आ जाएंगे। तो इस पर इमरान खान के भी बयान सामने आ रहे थे और उनका कहना था कि जी हम नवाज शरीफ को भागने नहीं देंगे। तो इस तरह के जो ओछे हथकंडे हैं वो नवाज शरीफ बिल्कुल भी ना अपनाए। बिल्कुल सही कह रही है आपने। 2 बार शहजाद के हवाले से बात की और पनामा केस के वकील के हवाले से बात की। सलीम शहजाद जब पाकिस्तान आने का ऐलान किया था तो काफी चेमा गोइयां हो रही थी कि वो कौन सी पार्टी में जाएंगे, कौन सी पार्टी में नहीं जाएंगे। तो PSP ने तो तरदीद कर दी थी कि नहीं वो हमारी पार्टी में नहीं आ रहे। जबकि MKM पाकिस्तान में अगर उनके जाने का था तो वहां पर उनकी आमिर खान साहब से नहीं बनती है। तो काफी सियासी हल्के ये कह रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रही वजह कि वो पाकिस्तान क्यों आए। खैर, राव अनवार ने उनका इस्तकबाल किया और अब वो हिरासत में है और केमोथेरेपीज उनकी चल रही है और लेट्स सी अल्लाह ताला उनको एहतियात करें। लेकिन फारूक सत्तार के हवाले से उनका कहना है कि वो मेरे भाई हैं और हम देख रहे हैं कि बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर इस वक्त दिखाया जा रहा है। फारूक सत्तार के हवाले से तो जो भी बयान आता है उसके बारे में बात नहीं कर रहे। फारूक सत्तार की पार्टी के अंदर आमिर खान साहब जो है ना, आमिर खान जो है ना, सलीम शहजाद का बयान, सलीम शहजाद के जो भी बयान आते रहे ना, लेकिन यह है कि वो आमिर खान के उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। तो सियासी हल्के उस पर ये बात कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे। जो सियासी हल्के वो ये बात करें कि आमिर खान साहब से उनकी नहीं बनती। खैर, और एक और यहाँ पर डॉन है। डॉन में जो यहाँ पे मेन लीड है वो है गार्ड किल अफगान डिप्लोमेट इन कॉन्सुलेट। तो ये वही वाली खबर है जो अफगानिस्तान वाली खबर है, जो कि गार्ड अफगान डिप्लोमेट वाली खबर है। तो ये डॉन की और आज अखबारात की तमाम ये मेन लीड्स हैं। अच्छा जी, बिजनेस रिकॉर्डर की भी एक खबर आपको बता देते हैं कि सुई नीज हायर इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली एज वी ऑल नो कि अभी इस वक्त इसकी किल्लत कुछ ज्यादा ही चल रही है। इस हवाले से हायर इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो मेन खबर जो है वो आज बिजनेस रिकॉर्डर में ये भी है। उसके अलावा आपको बताएं कि एज इट हैपन नेशनल असेंबली पासिस कंपनीज बिल। तो ये जो है बिजनेस रिकॉर्डर की 2 अहम लीड थी। उसके अलावा ट्रम्प के हवाले से मेंशन है कि ट्रम्प सेज ही रिस्पेक्ट किलर्स। पुतिन के बारे में उनके बयान जो के सामने आए थे और हमने कल भी डिस्कस किए थे। तो ये आज बिजनेस रिकॉर्डर की अहम लीड्स थी। इसी के साथ जनाब मुख्तलिफ शहरों का भी रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। इस्लामाबाद में आज क्या बड़ी बड़ी खबरें हैं और कौन से अहम प्रोग्राम मुनक्किद होने जा रहे हैं, जानते हैं इस्लामाबाद से आज न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर नजर से। जी यासिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज भी शहर इक़्तिदार में कुछ बड़े मेगा इवेंट्स होने हैं। सबसे बड़ा जो अगर आज शहर खबर कहा जाए तो कैबिनेट मीटिंग होनी है। 10:30 बजे मीटिंग का आगाज़ होना है। अगर एजेंडे का आपको बताएं तो कंट्रोल लाइन की जो मौजूदा सूरत हाल है, भारतीय जो इश्तियाल अंगेज़ी है, उस हवाले से आज इस जो मीटिंग है इसमें ब्रीफली तौर पर बताया जाएगा कि आज की मीटिंग में क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए। साथ साथ फाटा इस्लात के बारे में भी एजेंडे में शामिल था। लेकिन रात को शाहजी गुल अफरीदी से हमारी बात हुई थी, उनका कहना था कि इसको एजेंडे से निकाल दिया है, जिस पर फाटा अरकान ने भी सख्त एहतजाज किया था।
साथ आज नेशनल असम्बली का इजलास भी है। आज असम्बली के इजलास का आखिरी रोज़ है। तमाम तकरीबन जो एजेंडे की कार्रवाई है मुकम्मल हो चुकी है और आज के बाद ये इजलास जो है गैर मुहिना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाएगा। इस तरह दीगर जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ तो हैं, लेकिन ये दो बड़े मेगा इवेंट्स हैं। इसके साथ काफ़ी दिनों से मौसम शहर इक़्तिदार का बारिश थी। कल और आज दोबारा तेज़ धूप निकली है और इसकी वजह से मौसम यहाँ का आज भी खुशगवार है। जी ठीक है, यहाँ से नजर इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे मौसम के हवाले से भी, दो मेगा इवेंट्स के मुतालिक भी उन्होंने अपडेट किया। और अब रुक कर लेते हैं लाहौर का, जहां पर मौजूद है आशिक न्यूज़ की नुमाइंदा हुमा भट्ट। हुमा भट्ट, गुड मॉर्निंग। आज आपसे जानेंगे कि शहर में आज कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं और मौसम की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, मौसम बहुत ही खुशगवार है और खुशगवार होने के बाद ये बात तो कही जा सकती है, क्योंकि जब धूप निकली हो और ठंडक भी हो, और इस मौसम को अगर मैं ये कहूँ कि ये माल्टे खाने का मौसम है तो ये कम नहीं होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि इस मौसम में जब आपको सुकून से बैठने का मौका मिलता है तो बहुत ही मज़ा आता है और खुशगवार सा मौसम लगता है। और वैसे भी हम लोग लाहौरी हैं तो लाहौरी जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। और इसके साथ महकमा मौसमियात ने भी ये कह दिया है कि इस वीक में लाहौर में कम से कम कोई बारिश का इम्कान नहीं है। सो लाहौरी जो है इस मौसम को खूब एंजॉय कर सकते हैं। और इसके बाद अगर इवेंट्स का जिक्र करूं तो इवेंट्स में मेन जो पंजाब असम्बली है उसका सेशन जो है वो भी चंद मिनट में ही स्टार्ट हो जाएगा। और उसमें जो गुज़िश्ता रोज़ कार्रवाई है उसमें जो शौकत बसरा हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनके ऊपर जो हमला हुआ उसके ऊपर बाज़गश्त सुनाई दी गई और उसके ऊपर एहतजाज भी किया गया। और इसी तरह की सूरत हाल जो है वो आज भी यकीनन जारी रहेगी, क्योंकि फायरिंग का वाक़या हुआ और उसके बाद से जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और साथ में जो अपोजिशन रहनुमा हैं उनका ये कहना था कि हुकूमत की तरफ से कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। अगर जो सियासी लीडर जो हैं उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है और इस तरह के उनके साथ वाक़यात हो रहे हैं तो आम लोगों की क्या सूरत हाल होगी। इसके बाद एक एप्का का एहतजाज है और एप्का का एक कन्वेंशन है, उसके बारे में होगी बात, उसका एक सेशन होगा। और उसके बाद ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन जो है उसके एहतजाज और उसकी रैली के बाद बड़े एहतजाज हो रहे हैं। ठीक है हुमा भट्ट, आप हमें अपडेट कर रही थी लाहौर से। एहतजाज तो वहां पर होते ही रहते हैं, कभी डॉक्टर्स का कोई करते हैं। खैर पेशावर से नॉर्मली हम लेते तो नहीं है, लेकिन आज हमारे साथ पेशावर से भी हमारे नुमाइंदे हैं काशान ऐवान, और आपको बताएं कि वहां पर भी कुछ सियासी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफा कमाल दीगर रहनुमाओं के साथ अब से कुछ देर पहले पेशावर पहुंच गए हैं। वहां उनकी क्या सरगर्मियां होंगी कुछ देर पहले काशान ऐवान ने बताया, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल आज पेशावर आए। अनीस कायम खानी भी उनके हमरा थे। अभी उन्होंने हमसे मीडिया टॉक करते हुए ये कहा था कि उनका 2 दिन यहाँ स्टे है और वो पार्टी के अहदेदारान से मुलाकातें करेंगे और कारकुनान को मोटिवेट करेंगे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के हवाले से उन्होंने ये कहा कि 7 अजला में वो अपने पार्टी के कारकुनान और अहदेदारान से मिलेंगे और पार्टी का मंशूर उनको देंगे। आज हमारी इतला के मुताबिक 12 बजे के टाइम पर ये मुस्तफ़ा कमाल जाएंगे पेशावर प्रेस क्लब और 9 मुंतखब काबीना जो है उनसे भी मुलाकात करेंगे और पार्टी का मंशूर उन्हें बताएंगे। कराची की सियासत के हवाले से उनका ये कहना था कि कराची पर एक जमात 22 साल से मुसल्लत थी जिनके राह के साथ ताल्लुकात थे और राह की इन्वॉल्वमेंट थी। स्कॉटलैंड यार्ड के पास उनके खिलाफ मजबूत सबूत थे, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने अपना मुकदमा सही नहीं लड़ा जिसकी वजह से उनको छोड़ दिया गया। इस हवाले और सलीम शहजाद के हवाले से उनका यह कहना था कि सलीम शहजाद के लिए पाक सरजमीन पार्टी में कोई जगह नहीं है। जी काशान ऐवान पेशावर से। अब और वही वाली बात आ गई जो हमने कहा कि पीएसपी ने तरदीद कर दी। फारूक सत्तार ने कहा कि ठीक है, लेकिन सियासी हल्के आमिर खान की तरफ इशारा कर रहे हैं। खैर गुड मॉर्निंग, आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताएंगे कराची के हवाले से। कराची के इलाके साइट एरिया में धागे के गोदाली आग पर 14 घंटे की जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 7 मजदूरों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। तीसरे दर्जे की करार दी जाने वाली आग को बुझाने के लिए शहर भर से फायर टेंडर्स तलब किए गए। पीर की दोपहर कराची के इलाके साइट एरिया में धागे के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी थी और जो इसके मालिक है उनका भी कहना है कि जी ये कोई साजिश है हमारे खिलाफ। साजिश तो है, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज मुझे नजर आ रहा है कि जनाब 2018 तक ये लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब कुछ बात कर लेते हैं पीएसएल की। पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। तकरीब का इनेकाद दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में किया गया। पीएसएल की 5 टीमों के नुमाइंदों ने पीएसएल 2 की ट्रॉफी की रोनुमाई की। सीजन 2 की ट्रॉफी का डिजाइन सीजन 1 से बहुत मुख्तलिफ है और बहुत प्यारा भी। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पीएसएल 2 की ट्रॉफी की रोनुमाई की रंगारंग तकरीब हुई। मिसबाउल हक, ब्रेंडन मैकलम, कुमार संगकारा, डैरन सैमी और सरफराज अहमद ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। सीजन 2 की ट्रॉफी का डिजाइन सीजन 1 से मुख्तलिफ है। मिसबाउल हक ने पीएसएल को पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सूदमंद करार दिया। सरफराज अहमद का कहना था कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। कराची किंग्स के संगकारा, पेशावर ज़ल्मी के डैरन सैमी और लाहौर कलंदर्स के मैकलम ने भी उम्दा कारकर्दगी का अज़्म किया। पीएसएल चेयरमैन नजम सेठी का कहना था कि सुपर लीग के जरिए क्रिकेट वापस पाकिस्तान लेकर जा रहे हैं। पीएसएल 2 में बेहतरीन बल्लेबाज को हनीफ मोहम्मद, बेहतरीन बॉलर को फजल महमूद और बेहतरीन विकेट कीपर को इम्तियाज अहमद से मंसूब ट्रॉफियां दी जाएंगी। और अखबार के एडिटोरियल में कॉलमनिस्ट क्या लिख रहे हैं इस पर भी नजर डालते हैं, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे सीनियर ब्यूरो चीफ अनवार हाशमी साहब लाहौर से। वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। कैसे हैं सर आप? गुड मॉर्निंग आज बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम अनवार साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल आज आपका मूड अच्छा लग रहा है क्योंकि हुमा भट्ट ने आपको माल्टों का ऑफर किया। लाहौर के मौसम की जब भी खबर आती है ना तो हमारे मूड अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। लाहौर से बिलोंग करती हूँ मैं, तो डेफिनेटली लाहौर की तरफ ही अट्रैक्ट होती है। खैर अनवार साहब, ट्रम्प के अलावा कोई खबर है इदारियों में तो जरूर बताएं। हाँ, यकीनन मैं वो अमेरिका वाले ट्रम्प की बात तो नहीं करूंगा। अच्छा। जिसने उनके सर में दर्द कर रखा है, लेकिन मैं जनूबी एशिया के एक ट्रम्प की जरूर बात करूंगा कि नरेंद्र मोदी ने भी जो है ना यहाँ इस खित्ते में ट्रम्प का जो है मिजाज संभाल लिया है। क्योंकि आज के अखबारात पे अगर नजर दौड़ाएं तो वो पाक इंडिया वाटर इशू जो है उसको मौजूद बहस बनाया गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक दफ़ा फिर धमकी दी है कि वो सिंध तास मुआहदा जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान है, दरियाओं की पानी की तकसीम का मुआहदा जो 1960 में तय पाया था, उसको तोड़ने की धमकी दे दी है। जिस तरह वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे करते रहे हैं, कश्मीर इशू पे आप देख लें नरेंद्र मोदी का जो मिजाज है। तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि डेली टाइम ने लूमिंग वाटर क्राइसिस के नाम से इदारिया लिखा है, दी न्यूज़ ने टॉकिंग वाटर के नाम से इदारिया लिखा है, दी नेशन ने पाक इंडिया इश्यूज़ के तनाजुर में जो है दीगर इश्यूज़ के साथ पानी के इशू को जो है वो मौजूद बहस बनाया है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उस तोड़ने की धमकी दे दी है जो कि 1960 में वर्ल्ड बैंक की गारंटी के साथ तय पाया था। ज़ाहिर है 2 ममालिक हैं, तकसीम हिंद के बाद भी कई मुआहदे हुए थे, फिर दरिया जो है वो ज़्यादातर इंडिया से ही आते हैं और पाकिस्तान की तरफ आते हैं, तो वो यकीनन जो है एक मुआहदे की ज़रूरत थी। लेकिन इसके बावजूद कई दहाइयों से भारत उसकी खिलाफ वर्जी करता आया है कि जब पानी कम होता है तो वो उसके जो ज़खायर है उसको मुआहदे के खिलाफ वर्जी करते हुए ज़्यादा बढ़ा देता है और पाकिस्तान की जो मईशत ज़राअत है वो बुरी तरह मुतासर होती है। और जब पानी का फ़्लो बढ़ता है तो वो मुआहदे से ज़्यादा पानी जो है वो पाकिस्तान के दरियाओं में जो है वो छोड़ देता है, जिसकी वजह से हमें सैलाब का सामना करना पड़ता है। तो अब तो उन्होंने बाकायदा एक किस्म की धमकी है जिसमें आलमी इदारों ने भी जिसको जो है उसको सीरियस लिया है और पाकिस्तान और इंडिया से कहा है कि वो इस तरह के मज़ाकरात आगे बढ़ाएं ताकि ये इशू ना आए। लेकिन बिल्कुल इसी तरह का इशू एक तो वो हो गया भारत की तरफ से, लेकिन दूसरा हमारे अपने इदारों ने, जैसे कि डेली टाइम ने लिखा है कि लूमिंग वाटर क्राइसिस, कि अगर एक तरफ भारत पानी रोकेगा तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अपने ज़खायर जो हैं, जो स्टोरेज है वो बहुत कम है, क्योंकि दरियाओं में जितना पानी आता है उसको उस अंदाज में नहीं रोका जाता जो कि समंदर में जाके ज़ाय हो जाता है। तो अगर भारत कोई ऐसी जाहिरियत करता है तो हमें भी अपने जो रिजर्वायर हैं उनको बढ़ाना चाहिए ताकि ज़राअत के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सके। अब आप देखें कि दरियाओं के पानी को अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो वो नहरों में नहीं जाता। अच्छा अनवार हाशमी साहब, आप एक यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें अपनी जो प्रिजर्वेशन है उसको बढ़ाना चाहिए। एक तरफ तो कश्मीर का मसला है, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि आए दिन LOC पे जो है वो फायरिंग होती रहती है, उसकी खिलाफ वर्जी होती रहती है, और तीसरी जानिब भारत ये इल्जाम भी लगाता रहता है कि हम तो बंद पे बंद बांधे जा रहे हैं, पता नहीं हमने अपने लिए कितनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। ऐसी सारी सूरत हाल में इस मसले का हल क्या है? डेफिनेटली डायलॉग तो करना पड़ेंगे क्योंकि पानी का मामला है और ऑफ कोर्स पाकिस्तान एक जायज हक पे है, तो इसमें इस सूरत
किस तरीके से डायलॉग होंगे, किस तरीके से ये मसला हल होगा? क्योंकि आए दिन कभी पानी की धमकी आ जाती है, कभी मकबूजा कश्मीर के मामला उठ जाते हैं, कभी कोई दूसरे दीगर मामला उठ जाते हैं, तो इस मसले को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि देखिए दुश्मन से तो तवक्को ना रखें, लेकिन जी अब वो खारजी सतह पे आलमी जो इदारे हैं उनकी तरफ हमारे वजारत खारजा को और हुकूमत को रजू करना पड़ेगा कि जिन इदारों ने गारंटी दी थी, सिर्फ पाकिस्तान को परेशानी नहीं है, उनकी गारंटी का मसला है, उनके इमेज का मसला है, उनकी साख का मसला है कि वर्ल्ड बैंक जो है इसमें मदाखलत करे और भारत को वाजे करे कि अगर उसने खिलाफ वर्जी की तो भारत के साथ जो उन इदारों के मुआहदे हैं वो फिर मनसूख करके पाकिस्तान को बचाएं। लेकिन यकीनन हमें अपनी भी हिकमत अमली करनी चाहिए कि हमारे अपने जिस तरह दरिया सिंध एक बहुत बड़ा दरिया है जिसमें पानी का ज़ख़ीरा बहुत ज़्यादा है, तो हमें चाहिए कि उस मुश्किल वक्त के लिए हम अपने ज़ख़ायर को बढ़ाएं। क्योंकि अब मैं बताऊं कि वापडा की अपनी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में जो जितनी गुंजाइश है उससे बहुत कम, आलमी म्यार से भी कम जो है। उसकी वजह क्या है कि जब डैम तामीर होते हैं तो उसके साथ झीलें तामीर होती हैं और झीलों के अंदर पानी को रिजर्व किया जाता है, जो कि बहुत बड़ी तादाद में समंदर में अच्छे दिनों में समंदर में गिर जाता है, तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल अनवर साहब, ये तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इश्यू है। उसके हवाले से मैं पिछले दिनों रिपोर्ट भी देख रही थी तो उसमें बात मेंशन थी कि 2025 तक पाकिस्तान में एटलीस्ट मौजूदा ज़खायर से 14% मजीद ज़खायर जो है वो बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि पानी का मसला पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी जानिब जहां तक भारत की आपने बात की कि भारत की जानिब से इस तरह की धमकियां आ रही हैं, मोदी सरकार की जानिब से ऐसी धमकियां आ रही हैं, तो मुझे वाहिद ये बढ़ के ही लगती है। मुझे नहीं लगता कि इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा सकती है, क्योंकि एक तो ये मुआहदा जो है वो हम देख रहे हैं कि इससे दोनों ममालिक के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे और अमन जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो सकता है इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी से। क्या आपको लगता है कि प्रैक्टिकली ये हो सकता है, इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी इतनी आसानी से मोदी सरकार कर सकती है? देखो, जो मोदी लाइन ऑफ कंट्रोल पे गैर मामूली खिलाफ वर्जी कर सकता है, जो कश्मीर के नहते शहरियों के साथ जो आप देख रही हैं जुल्म हो रहा है, अगर वो मोदी वो कर सकता है। अगर ट्रेन में मुसलमानों को जला दिया जाता है वो कर सकता है। तो इसलिए हमें किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए, तो हमें मुस्तकबिल की पेशबंदी करनी चाहिए। तो यही वजह है कि इसी तनाजुर में नवाए वक्त ने जो अपना इदारिया लिखा है कि हम अपने दिफा में किसी कमी के मुताबिल नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनवर हाशमी साहब आप इस एडिटोरियल के ऊपर कि डेफिनेटली मोदी साहब से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, अगला एडिटोरियल क्या कह रहा है? वही बता रहा हूँ कि उसी सारे हालात के तनाजुर में जो एक स्टेप आगे है कि नवाए वक्त ने लिखा है कि अपने दिफा को फिर मजबूत हम बनाएं, उसके लिए ताकि भारत के ऊपर एक ताकत का थ्रेट भी रहे कि पाकिस्तान जो है एक बैलेंस पावर रखता है। तो 2000 आइंदा माली साल के लिए बजट, दिफाई बजट को बढ़ाने की तजावीज़ दी गई हैं, जिसको अखबारात ने अप्रिशिएट किया है कि अगर भारत को पता होगा जिस तरह के पहले हम एटमी ताकत बने तो भारत को एक दफ़ा मालूम हो गया, अगर हम अपने दिफाई बजट बढ़ा के उसको और मजबूत करें, क्योंकि यकीनन दिफाई बजट को बढ़ाना दुनिया में अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन अगर खित्ते में अदम तवाजुन हो तो फिर यकीनन हमें अपना दिफा सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। तो इस तनाजुर में अखबारात ने जरूर खासतौर पर नवाए वक्त ने अपने दायरे में जोर दिया है कि अगर भारत के अज़ाइम को रोकना है तो हमें दिफाई बजट में इजाफा करना चाहिए, ताकि हम अपनी तरक्की, मईशत और सारी चीजों की तरफ पुरसकून अंदाज में जो है। बिल्कुल देख रहे थे कि जो भारत था, भारत ने भी अपने दिफाई बजट को बहुत बढ़ा लिया है। अभी पिछले दिनों उस हवाले से भी खबर आ रही थी। तो डेफिनेटली पाकिस्तान को भी अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए और अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए दिफाई बजट को मजीद बढ़ाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे अनवर हाशमी साहब, और बहुत से वो हमने तफसीली तौर पर जिक्र किया, और खास तौर पर यह पानी का मसला जो कि इंतहाई अहम है और इस हवाले से हुकूमत को मौसर इकदाम उठाने की भी जरूरत है। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में 7% कैथोलिक पादरी बच्चों से जिनसी ज्यादती में मुलव्विस है। ऑस्ट्रेलिया के बच्चों से ज्यादती करने की तहकीकात करने वाले इदारे की जारी करदा रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले इंकशाफात। वेरी सैड। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों से ज्यादती की तहकीकात करने वाले इदारे रॉयल कमीशन इंटू इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गिरजाघरों में काम करने वाले 40% अफराद जिनसी ज्यादती के शिकार हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1980 से लेकर 2015 तक 4500 अफराद ने जिनसी ज्यादती की शिकायत की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस तादाद में 30% पादरी हैं जो ज्यादती में मुलव्विस हैं। कमीशन ने गुज़िश्ता 6 दहाइयों में दीगर 10 मज़ाहिब में होने वाली जिनसी ज्यादतियों की तफसीलात भी बताई हैं।
और नजर डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं बरतानवी शाही खानदान की, जिसने लंदन में मुनक्किदा रेस में शिरकत की। बरतानवी शहजादा विलियम, अहलिया शहजादी केट और शहजादा हैरी फंड इकट्ठा करने की तकरीब में शरीक थे। शाही खानदान के तीनों अफराद ट्रैक पर दौड़े, लेकिन छोटे भाई हैरी बाजी ले गए। भाई विलियम और भाभी केट को पीछे छोड़ दिया। रेस के फातेह प्रिंस हैरी करार पाए, और हैरी जो है वो इससे पहले भी कई इस तरह के मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि हैरी जीत गए, क्योंकि हमेशा इससे पहले भी एक दफा एक रेस हो चुकी है। जापान के शहर सपोरू में सालाना 68वें स्नो फेस्टिवल की रंगीनियां छाई हुई हैं। फेस्टिवल में मुख्तलिफ मुकामात, फिल्मों के किरदार, शख्सियात के दियोकामत मुजस्मों समेत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुजस्मा भी सजाया गया। सालाना स्नो फेस्टिवल में 20 लाख लोगों की आमद मुतवक्के है। फेस्टिवल 12 फरवरी तक जारी रहेगा। क्या बात है जी, जापान की स्नो फेस्टिवल सजा हुआ है जबरदस्त, और इस तरह का फेस्टिवल चाइना में भी सजता है। चले जी, भारत के शहर विशाखापट्टनम में 3 रोजा फूलों की नुमाइश हुई, जहां खूबसूरती और मुख्तलिफ इकसाम के फूलों से फिजा मुअत्तर हो गई। नुमाइश में फूलों से बना टावर भी तवज्जो का मरकज बना रहा। भारत समेत दुनिया भर से फूलों की 120 से ज्यादा इकसाम नुमाइश का हिस्सा बनी। जापान के मशहूर बोनसाई आर्ट के नमूने भी इस नुमाइश में रखे गए हैं, और शुक्र है कि भारत में फूलों की नुमाइश जारी है, वरना वहाँ पे तो हथियारों की नुमाइश का काम ज्यादातर हो रहा होता है। और इसी तरह की नुमाइश हम देख रहे हैं कि लाहौर में भी जारी है, और बड़ी खूबसूरत नुमाइश की जा रही है। बिल्कुल, लाहौर हो या फिर पेशावर हो या फिर कोई भी हमारे मुल्क का सूबा हो, हम हर फेस्टिवल को इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। खैर, शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे और आपको बताएंगे कि आप अपना किचन कैसे मैनेज कर सकते हैं। डेफिनेटली। अपना किचन वेल मैनेज और डेकोरेट रखने वाली खातून से आपको मिलवाएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और बात कर रहे थे किचन के हवाले से, किचन को कैसे खूबसूरत रखा जाए, तो ये ख्वाहिश हर औरत की ही होती है, लेकिन अमली तौर पर ये काम करना इतना आसान नहीं होता। ये काम बहुत ज्यादा तवज्जो के साथ साथ बहुत सारा वक्त भी मांगता है, और बहुत सी खवातीन का तो पूरा दिन किचन में गुजर जाता है। लेकिन आज के मसरूफ दौर में ये सब कुछ करना कितना मुश्किल है, ये कोई खातून ही बता सकती है। बिल्कुल, ये कोई खातून ही बता सकती है। और हम भी एक ऐसी खातून को जानते हैं कि जो बहुत शौकीन है किचन डेकोरेट करने के मामले में, और बड़ा जबरदस्त इन्होंने अपना किचन डेकोरेट किया, और मैं एक्साइटेड हो रही हूँ ये देखने के लिए कि किस तरीके से इन्होंने अपना ये किचन डेकोरेट किया। तो आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शौकीन खातून से जिन्होंने जबरदस्त किस्म का किचन मेंटेन रखा हुआ है। तो आइए देखिए, लेट्स सी। मेरा नाम इफ्सा समीर है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और हर औरत के लिए ही घर को मैनेज करना और किचन को ख़ास तौर पे मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ वो सिर्फ ये नहीं है कि आप अच्छा खा रहे हैं या अच्छा पहन रहे हैं या अपना किसी भी तरीके से सफाई का ख्याल रख रहे हैं। अगर किचन आपने मेंटेन रखा हुआ है तो मेरे ख्याल से बाकी चीज़ें फिर भी इतना काउंट नहीं करती। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप प्रॉपर अपना क्लीनलीनेस का नहीं टेक केयर करो तो कॉकरोचेस और डिफरेंट बहुत सारे कीड़े मकोड़े वो सब आ जाते हैं, जो कि हर किसी भी सूरत में अच्छे नहीं लगते। ना वो किसी गेस्ट के सामने अच्छे लगेंगे कभी भी, ना वो आपको खुद अच्छे लगते हैं कि आप कहीं चलते हुए जा रहे हैं और किचन में अचानक एक जो है कॉकरोच एकदम दिख गया है। शादी के बाद हम लोग जब यहाँ शिफ्ट हुए तो इस किचन में इतना कॉकरोच था कि लाइक रात में लाइट बंद करके जब आप सो जाओ तो वो रात में ही सारे बाहर आते हैं। तो वो जब बाहर आए, अचानक जब बाहर निकले आप पानी पीने या कुछ करने के लिए, तो कॉकरोच दिखे ज़मीन पर या स्लैब पर। बस वो दिन था और आज का दिन है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किचन में कोई कॉकरोच नहीं है। सिर्फ एक आदत मैंने अपनी ये बहुत जल्दी पिक करी कि सब साफ करके रखो, बर्तन नहीं छोड़ो। इवन दो कि अगर आप कैबिनेट में बर्तन धो दिए और आप रख रहे हो तो उनको भी ड्राई होने के बाद रखो। ये बहुत बड़ा बेसिक पॉइंट है। कैबिनेट्स का ये है कि मोस्टली वुडन होते हैं, तो अगर आप गीले बर्तन या गीला कपड़ा मारो तो उसमें एक सीलन आ जाती है और वो बहुत जल्दी वो लकड़ी को फुला देता है। फिर लकड़ी का कीड़ा, फिर दीमक,
सब शुरू हो जाता है। बस एक बार मैं एक डिटॉल से एक ज़रूर वाइप करती हूँ, ताकि कोई भी गंदगी है, बैक्टीरिया है या कुछ भी है, आप लिटरली अगर अपना किचन को इस तरह साफ करना शुरू कर दो ना, मैं नहीं कहूँगी कि मेरे किचन में आज तक फ्यूमिगेशन नहीं हुआ है। अब इतनी आदत हो गई है, लिटरली पहले नहीं थी। अम्मी से बहुत डांटे पड़ी हैं मुझे कि ये समेटो, वो साफ करो। और जब मैं खाना बनाती थी शादी से पहले, तो सबसे ज्यादा जो है सबको पता चल जाता था कि अफसा ने पकाया, बिकॉज मैं पकाती जाती थी और मैं किचन फैलाती जाती थी, जो निकाला वहीं छोड़ दिया, जो निकाला वहीं छोड़ दिया, सब्जी काटी वहीं छोड़ दी, और अम्मी को पता चल जाता था कि जो है इफ्सा ने खाना बनाया। सेक्शन करें तो आपके लिए इजी है, बिकॉज सबसे, क्योंकि आप ही अपना किचन यूज कर रहे हो, ठीक है। मेड्स पे डिपेंडेबल ना हो, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। वो तो करके चली जाएगी, बट उसके बाद आप चीजें ढूंढ रही होंगी कि अरे दाल कहाँ रख दी, नमक कहाँ रख दिया। आप बहुत आसानी से बहुत कम खर्च में अपना किचन मेंटेन कर सकते हो। मैंने अपने किचन में आप एक्सटीरियर देखो तो हाँ, लोग बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन इंटीरियर में इतना लोग लुक आफ्टर नहीं करते। एक्सटीरियर ये है कि आपने बड़ा अच्छा सा एक्सटीरियर डिज़ाइनर से बड़ा अच्छा बनवा लिया, लेकिन कैबिनेट खोलो तो हालत ख़राब। तो आप जितना अंदर से अच्छा रखोगे, भले ही आपका छोटा किचन हो या कोई भी कलर डिफरेंट हो, कुछ भी हो, आपको वो खूबसूरत लगेगा जब आप खुद कैबिनेट खोल के खुश होगे कि यार बड़ा साफ सुथरा मैंने रखा हुआ है। किचन के हवाले से और बहुत सी बातें हैं जो आपसे करेंगे, लेकिन यहाँ पर शामिल करते हैं एक ताज़ा खबर और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास होने वाला है। इस इजलास का एजेंडा क्या था, ये आज न्यूज़ को पता चल चुका है। इजलास 32 नुकाती एजेंडे पर मुश्तमिल है, जिसमें एहतसाब कमीशन का मामला एजेंडे में शामिल है। काबीना इंतखाबी इस्लाहात पर भी गौर किया जा रहा है, जबकि आपको बताएं कि वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय फायरिंग की रिपोर्ट भी पेश हो गई है। जी हाँ, आपको इस अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। वफाकी काबीना के आज होने वाले इजलास का एजेंडा आज न्यूज़ को मौसूल हो गया है। इजलास 32 नुकाती एजेंडे पर मुश्तमिल है, जबकि साथ साथ एहतसाब कमीशन का मामला एजेंडे में शामिल किया गया है। काबीना इंतखाबी इस्लाहात पर गौर करेगी, जबकि वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय फायरिंग की रिपोर्ट भी पेश होगी। चले जनाब, शो में लेते हैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे किचन डेकोरेशन और मेंटेनेंस का मारूफ नाम नाहिद अंसारी से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और हम बात कर रहे थे किचन को सजाने के बारे में, तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं बिजनेस वुमेन और कुकिंग एक्सपर्ट माहीन खान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग और ऑल गुड माशाल्लाह मोस्ट से। वेलकम। आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि आप जब भी किचन की बात करते हैं तो इट हैज़ टू बी वेरी क्लोज टू द वुमेन हार्ट, क्योंकि जब औरत की बात होती है तो किचन एक ऐसी चीज़ है कि आपने अपना सर्टन टाइम तो गुजारना ही है किचन में, एंड आपका एक रोल जहाँ बाहर तो आपका होता ही होता है एज अ बिजनेस वुमेन, मगर जो घर में एक रोल है वो आपका एक गुड मदर के तौर पे है, एक वाइफ के हैसियत से, और दोनों चीजें आपके किचन के हिसाब से गुजरती हैं, क्योंकि जब आपने कुकिंग करनी है, चीजें करनी है, हाँ। तो आपने बड़ा जल्दी फास्ट होना है अपने मोड में। अच्छा माहीन, कुकिंग एक्सपर्ट तो आप हैं, बिजनेस वुमेन भी हैं, और जब बंदा बिजनेस वुमेन होता है और कुकिंग एक्सपर्ट भी हो तो बड़ा क्रिएटिव होता है, और ये भी कहा जाता है कि अगर एक अच्छा इंटीरियर डेकोरेटर है तो वो एक अच्छा डिबेटर नहीं होता, क्योंकि वो अपने ख्यालात को पुट नहीं कर सकता, वो बता नहीं सकता कि मैं क्या चाहता हूँ। तो कुकिंग के लिए, किचन की डेकोरेशन के लिए क्या समझती हैं कि सबसे पहले कलर थीम कितनी जरूरी होती है, किस तरीके से, क्योंकि कलर वो वही चीज होती है जो आपके किचन को कभी स्मॉलर भी दिखा सकती है, ब्रॉडर भी दिखा सकती है, तो इस हवाले से कुछ। अच्छा, नॉर्मली मैंने भी देखा है कि लोग बहुत प्रेफर करते हैं कि डार्क कलर हो, हाँ। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज जितना आपका लाइटर हो आप लाइवली फील करते हैं। डार्क आप जाते हैं तो आपकी लाइट्स भी जो इफेक्ट है वो इतना डार्क हो जाता है, एंड जब हम हाउस वाइफ की बात करते हैं तो ज्यादातर उनका टाइम जो है किचन में गुजरता है, कि उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए बड़ी मजे की चीजें बनानी है, बच्चों के लिए। मगर मुझे ऐसा लगता है कि लाइटर मोड पे जब आप रखते हैं, लाइट कलर स्कीम वगैरह, हाँ सफाई में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती है खुद से, मगर उसमें ये
है कि आपका जो मूड है उसके हिसाब से अच्छा रहता है, आपका किचन भी ब्राइट होता है, तो हर चीज आपको ब्राइटर उस पर दिख रही होती है। आज ना आपसे कुछ हमने टिप्स लेनी है उन खवातीन के लिए भी कि जिनका सारा टाइम पूरा दिन इनफैक्ट किचन में गुजरता है, और स्पेशली जब मेहमान आ जाते हैं तो उनकी दौड़ें लग जाती हैं, तो उनको ये नहीं पता होता कि कौन कौन सी चीजें कहाँ पे किस तरह से मैनेज करनी है, किचन को किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि किचन की डेकोरेशन से भी बड़ी चीज होती है किचन को मैनेज करना, किचन को सनवा के रखना, नीट एंड क्लीन रखना। तो ये चीज सबसे ज्यादा हम लोग लैक करते हैं, स्पेशली जब हमारे घर गेस्ट आते हैं। कुछ टिप्स दें इस हवाले से। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये कहना है कि जिस तरह आप अपने पूरे घर को मैनेज करते हैं और उसका तरीके से उसको सेट कर रहे होते हैं, तो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी किचन को दी जाती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ज्यादातर आपने ये नहीं अपना माइंडसेट रखना है कि ज्यादा मैंने किचन में ही टाइम गुजारना है, बिकॉज जितनी आप जल्दी एज इन फुर्ती से काम करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी चीजें भी मैनेज होगी। और उसके लिए आपको किचन को बहुत ऑर्गेनाइज करना है, जिस तरह आप अपने ड्राइंग रूम को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आई थिंक द किचन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके लिए ये है कि नॉर्मली खवातीन जो होती है ना, वो बड़ी मिसमैनेजमेंट की तरफ होती हैं कि एक चीज यहाँ रखिए, एक चीज वहाँ रखिए। तो उसमें हमेशा याद रखें कि जो सिमिलर चीजें हैं, आप चाहे किचन छोटा हो या बड़ा हो, कैबिनेट्स कम हो ज्यादा हो, उसमें आप लेबल कर दें कैबिनेट्स में, उसमें आपको आसानी रहती है थोड़ा सा। मगर आप एक अपनी जगह जब इस्तेमाल करते हैं तो आपको वैसे ही पता भी चल जाता है कौन सी चीज कहाँ है। और उसमें सिमिलैरिटी जो चीजों में होती है ना, जैसे अगर एक तरह के मसाले हैं, जैसे ड्राई मसाले हैं, तो आप एक ही कैबिनेट यूज करें, भले अगर छोटा कैबिनेट है आप 2 कैबिनेट्स बना लें, मगर उसमें भी आप सेग्रीगेट कर लें। फिर उसमें आते हैं दूसरी चीजें कि ये जी कम यूज होने वाले मसाले, तो आप एक कैबिनेट उसकी कर लें, मतलब उसको पूरा प्रॉपर मैनेज कर लें। प्लस उसके साथ ये नहीं है कि आपने मोस्ट एक्सपेंसिव बॉटल्स लेनी है, आपके पास जो आपकी जैम की, हनी की बॉटल्स खाली होती जाती हैं, तो आप उसको रख लें, उसको रीयूज कर लें अपने मसालों के लिए, उसको एक लेबल कर दें और उसको सफाई से इस्तेमाल करें। मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ जब आती है, लोग गीले हाथों से बॉटल्स चेक करते हैं सारी चीजें। तो उसके लिए ये है कि आपने हमेशा एक नैपकिन अपने किचन में, टिश्यू रोल वगैरह इस तरह की चीजें रखें कि जब भी आप अपनी चीज को, बिकॉज देखिए सफाई भी आप ही ने करनी है इवेंचुअली, तो आप जितना ऑर्गेनाइज करेंगे, लेबलिंग करेंगे चीजों को, हर चीज आपको याद रहेगी। क्योंकि मैं भी इतना बिजी जब रहती हूँ तो आपको सर्टेन मसाले बाद में याद नहीं होते कौन सी चीज थी, एक डिफरेंट जो आप बहुत महीनों में कहीं इस्तेमाल करते हैं, तो इट्स ऑलवेज बेटर। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्योंकि आज हमारी पूरी जो थीम है वो है कुकिंग से रिलेटेड और किचन को कैसे डेकोरेट करें और क्या करें। भाई अब बहुत सारी जो खवातीन है, जाहिर सी बात है किचन हर घर में मौजूद है, बहुत सारी खवातीन है जो ह्यूज बजट के साथ डेकोरेट नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब लोगों की ख्वाहिश होती है कि जी हम अमेरिकन वुड लें, हम चाइनीज वुड लें, हम पाकिस्तानी वुड लगाएं, मगर जो कुछ आपके पास अवेलेबल है, जो आपके किचन में अवेलेबल है, और अगर आप ये समझते हैं कि उसको साफ सुथरा करके आप डेकोरेट कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या टिप्स है जो एज इट इज अपने किचन को उन्हीं हालात में बेहतर बना सकते हैं? क्योंकि फिर वो अगर आप डिजाइनिंग की तरफ जाते हैं तो फिर तो वो इंटीरियर डिजाइनर है, फिर वो बजट्स हैं और फिर वो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो उन लोगों के लिए क्या टिप्स? मैं ये कहूंगी कि जब आप एक किचन की चीज डिसाइड करते हैं तो जरूरी नहीं है आपने बहुत मोस्ट एक्सपेंसिव लेना है, आपने वो चीजें करनी है जो आपको कंफर्टेबली आप मैनेज कर सकें। लेट्स से अगर आप सफाई के हवाले से बात करें तो आप वो कलर कॉम्बिनेशन लें या आप वो चीज लें जो आपको लगता है कि आपके उसमें मैनेज हो जाएगा। लेकिन अब आप बहुत एक्सपेंसिव भी चीज लगवाते हैं और लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो इट्स बेटर। और इसके साथ साथ आप ये नहीं कि हमने बहुत ही एक्सपेंसिव, कुछ चीज़ें होती हैं जब आप कलर कॉम्बिनेशन चूज करते हैं, आप आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप थोड़ा सा जाएं उस पर रिसर्च कर लें कि जी किचन की आजकल कौन सी चीज़ें चल रही हैं, कलर कॉम्बिनेशन क्या है, उसमें से आप उठा के जाके मार्केट में अपने बजट के हिसाब से आप चीज़ें ले लें। तो कोई चीज़ मोस्ट एक्सपेंसिव वुड में होगी, वही चीज़ आपको सब्स्टिट्यूट एक छोटे उसमें मिल जाएगी, लसानी में मिल जाएगी, डिफरेंट उसमें, तो आप वो चीज़ें उठा लें। प्लस ये होता है कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये कि क्रॉकरी या कंटेनर्स भी मोस्ट एक्सपेंसिव होंगे, क्योंकि देखें जब आप किचन की बात करते हैं तो आपने हर चीज़ स्टोर करनी होती है। स्टोरेज के लिए लोग कहते हैं कि नहीं बहुत ही एक्सपेंसिव अच्छे कंटेनर्स जो महंगे महंगे मिलते हैं प्लास्टिक के, वो नहीं, आपने कोई भी चीज़ आप सस्ती भी ले रहे हैं अच्छी, मगर यू हैव टू ऑर्गेनाइज। अब आप एक कैबिनेट खोल रहे हैं, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ, तो आप उधर उसी को चीज़ों को आप स्टोरेज के लिए फ्रिज में इस्तेमाल करें। नॉर्मली ये होता है कि फ्रिज में भी आप चीज़ें खुली छोड़ देते हैं हर चीज, तो देयर इज ऑलवेज अ वे कि आप हर चीज को सील करके एयर टाइट करें। आपके पास सेलोफीन है, चीजें हैं, आप उसको उससे कवर करके, तो जब किचन की हम बात करते हैं तो फ्रिज से लेके हर एक चीज आ जाती है उसमें। और आपके पास काउंटर पे बहुत छोटी छोटी जगहें अवेलेबल होती हैं, तो आप उस पर
हुक्स लगा के कुछ चीजें हैंग कर लें, हैंडी कर लें स्पून से, बिकॉज आपके स्पून्स भी ऑर्गेनाइज होने चाहिए। एक छोटी चीज, बिकॉज ये होता है कि आप ढूंढते रह जाते हैं। अच्छा, ये ढूंढने वाली बात तो आपने बिल्कुल सही की है। एक तो ये चीज कि आपने बताया कि हुक्स लगा के आप उन चीजों को मजीद सिंक्रोनाइज तरीके से रख सकते हैं। एक चीज हम अपने पिछले शो में भी डिस्कस कर रहे थे और तब भी हम डेकोरेशन के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन तब होम डेकोर की बात थी। आज खुसूसी तौर पे हम किचन की बात कर रहे थे। किचन में कुछ चीजें होती हैं जिनको समझ में नहीं आता कि कहाँ छुपाना है। वो होता है एक हमारा रोलिंग पेन होता है, उसके साथ साथ हमारा एक चिमटा होता है, ये समझ में नहीं आता हमें कहाँ छुपाना है। ये मेरा दुश्वार सवाल था जो मैंने डिजाइनर से किया था कि जी मुझे ये बता दें कि चिमटा और तवा और ये कहाँ छुपाना है? ये एक और चीज है कि ये जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपके बिल्कुल स्टोव के बराबर होनी चाहिए, और लोग वो इतनी कोई दूर कैबिनेट में रखते हैं। तो आपने इसको भी बड़ा माइंडसेट लेके चलना है कि कौन सी चीज मैंने एकदम जब कुकिंग कर रही हूँ तो ऑब्वियसली स्पून सेट आपके करीब में हो। दैट मीन्स आपके अगर आपने किचन इस तरह डिजाइन किया है कि स्टोव आपका बिल्ट इन आप लगा रहे हैं, उसके नीचे आप कोई ड्रॉर्स दे रहे हैं, चीजें दे रहे हैं, कंपार्टमेंट्स दे रहे हैं, तो आप उसमें रखें। स्पून सेट्स रख लिए, उसके नीचे आप ये सारी चीजें रख लें, सो दैट व्हेन यू आर डूइंग इट्स लाइक मोर लाइक अ हैंडी थिंग। प्लस देखिए, ऑर्गेनाइज करने की जब हम बात करते हैं तो हमेशा याद रखें कि कैबिनेट्स में आप डायरेक्ट चीजें ना करें, प्लास्टिक्स यूज कर लें। प्लस जब हम सेपरेटर्स की बात करते हैं तो लोगों के ज़हन में आता है कि जी मोस्ट एक्सपेंसिव, हम शॉप में जाएंगे इतने महंगी महंगी चीजें मिलेंगी। आजकल आप जब बाजार में जाते हैं तो आपको सस्ती चीजें भी अच्छी मिल जाती हैं। प्लस आप खुद क्रिएटिविटी कर लें। आपके घर में कितना एज ए न्यूज़पेपर चीजें, इतनी चीजें आती पड़ी होती हैं। लो बजट मेंटेनेंस के साथ क्रिएटिविटी करना बड़ा मुश्किल है। आपके फाइल होल्डर एक्स्ट्रा पड़े, उसको आप कुछ इस तरह कट करके डिजाइन कर लीजिए, चीजें कर लीजिए, एज ए सेपरेटर यूज कर लीजिए, तो बहुत सारी चीजें। सही। अच्छा माहिन, ये तो हमने बात कर ली कि जी मसाले का डब्बा यहाँ रख दें और बॉक्स के अंदर आप पेपर बिछा लें और ये कर लें और वो कर लें। एक कॉमन क्वेश्चन होता है जब भी हम किसी के किचन में जाते हैं, मतलब मैं अपनी नेचर बताऊं कि अगर मैं जाती हूँ तो मैं कहती हूँ किचन साफ है, डेकोरेटेड है, हाँ पीपल आर गुड देयर। तो एक परसेप्शन है ना कि आपका किचन आपके पूरे घर की अक्कासी करता है। तो अब ये एक सवाल ये आता है कि जी आपने किचन में चीजें ऑर्गेनाइज भी रखी हुई है, सारी चीजें अपनी जगह पर प्रॉपर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ किचन ऐसे होते हैं जो नहीं अच्छे लग रहे होते। इट्स लुकिंग लाइक ड्रैग, मतलब सब चीज है वहाँ पे, डाइनिंग टेबल भी है, माइक्रोवेव भी है, हर चीज वहाँ पे है, मतलब सिंक में भी है, लेकिन वो ड्रैग लग रहे होते हैं। उसकी क्या वजह होती है कि सारी चीजें होने के बावजूद भी एक किचन उतना एनहांसिव नहीं लग रहा जितना एक सिंपल किचन में आप जाए और वो कहते हैं हाँ यार इट्स लुकिंग गुड? क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि लोग प्रैक्टिकल किचन्स नहीं बनाते, बहुत ज्यादा वो इतना शो पीस बना देते हैं कि आप खुद जब जाते हैं तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि मैं क्या यहाँ खाना खाऊं तो यहाँ कुछ रख सकती हूँ, बिकॉज इट हैज टू बी वेरी कंफर्टेबल टाइप। और कंफर्टेबल में आप हर चीज आपके एक हैंडी तौर पे भी हो, चीजें आप यूज करें, एंजॉय करें। अब आपने कोई चीज बना लिया, आप बेकिंग का सोचें नहीं किचन गंदा हो जाएगा, मैं बेकिंग नहीं कर रही, नहीं यहाँ ये चीज गिर जाएगी, नहीं, सफाई का आप ख्याल रखें। एंड एक और चीज जो मैंने देखा है, खवातीन पूरा किचन पे खेल देती हैं, उसके बाद वो कहती हैं जब सब कुछ बन जाएगा उसके बाद समेटेंगे। दैट इज द वर्स्ट थिंग। उसके बाद आप कुकिंग के बाद थक जाते हैं, आपका मूड नहीं होता, तो आई थिंक आप जब जो चीज जहाँ से निकाल रहे हैं वहीं ठक 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 रखना शुरू करें। अच्छा माहिम, ये बताइए कि इस वक्त ट्रेंड में बेसिकली क्या है? एक तो होता है कि ओपन किचन, जो कि मैनेज करना बहुत मुश्किल है, उसको संवार के रखना बहुत मुश्किल काम है। तो मेरा भी खुद भी ओपन किचन है, तो मुझे पता है, आइडिया है कि हर चीज, स्पेशली जब गेस्ट आ रहे हो तो आपको होता है कि हर एक चीज आपकी जगह पे मैं इसे कहाँ रखूं, इसे तो हर चीज जो है गेस्ट आते हैं जब भी कोई ऐसी चीज बाहर आ जाती है जिसको हम कहते हैं ओफो, ये तो भी आपकी वॉशिंग की जो डिशेस होती हैं आपको होता है ये कहाँ छुपा दें या क्लियर करते हैं। अच्छा, एक तो चीज ये, दूसरा ये कि लाइटिंग का कितना इसमें रोल होता है? जैसे कलर्स पे तो हमने बात की, उसके अलावा लाइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किचन को अगर आपने खूबसूरत दिखाना है, इवन पूरे घर में ही अगर आप देखें कि अगर लाइटिंग आपकी प्रॉपर है तो एक आम से आम चीज, एक आम से आम रखा हुआ सोफा सेट भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो लाइटिंग के हवाले से बताइए। मुझे पर्सनली अगर पूछे तो किचन में लाइटिंग बहुत पसंद है, व्हाइट लाइट्स हो, रोशन हो। मैं जब किचन में काम करती हूँ या जाती हूँ तो मैं 4-5 लाइट्स ऑन कर देती हूँ। LEDs मैंने काउंटर के नीचे लगाई हुई है, ऊपर एक बड़ी सी लगाई, तो उसमें ये होता है कि यू एंजॉय what you're making, what you're doing over the counter, because kitchen अगर डल होगा ना तो आपका मूड बहुत कनेक्टेड होता है लाइटनिंग से। You feel bright, अंदर से एनर्जेटिक, आपका मूड बड़ा अच्छा सा हो जाता है। बट अगर लाइट्स इतनी डिम हो तो आपका तो मूड पता नहीं कहाँ। किचन कैसा भी हो, पुराना हो, नया हो, छोटा हो, बड़ा हो, बट लाइटनिंग हैज टू बी गुड इन इट।
सो दैट आपका मूड भी अच्छा हो। और मेरे केस में ये होता है कि आई एम ऑल्सो वर्किंग लेडी, तो मेरा ज्यादातर बाहर गुजरता है टाइम, फिर अंदर जब घर आओ तो एक लिमिटेड टाइम होता है, उसमें आपने अपने एज एन यू हैव टू फील गुड एंड यू हैव टू मेक समथिंग, तो वो लिमिटेड टाइम में हर चीज ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, सारा कुछ, कि आप जल्दी जल्दी काम कर सकें। अच्छा, किचन में बहुत सारे लोगों को, मुझ समेत, मुझे बहुत शौक है कि प्लांट्स लगाऊं और मनी प्लांट्स वगैरह। मनी प्लांट मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सिंक के ऊपर उन्होंने लगाया होता है, और एक वो सिंक होता है और उसके ऊपर से एक बड़ी सी बेल आ रही होती है, उसके अंदर एक पानी की बोतल होती है, और वहीं सारे बर्तन धुल रहे हैं। वो बेचारा मनी प्लांट के ऊपर सारा सालन भी गिर रहा है और सारा कुछ हो रहा है, फिर उसके बाद वो मनी प्लांट पे भी पानी डाल देते हैं। राइट वे क्या है वाज रखने के लिए? या देखिए उसमें भी ये है कि आजकल क्यूट से वेजेस आ रहे हैं जो आप हैंग कर सकते हैं अपने, आपके जो टाइल्स लगे हैं या जो चीजें आप उसमें कनेक्ट करें। अब कुछ लोगों का ये होता है कि किचन में कुछ चीज अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, जगह है नहीं है, वो चाहते हैं हर चीज भर लें। तो इस तरह ना करें ओवरक्राउडेड, या फिर उनके काउंटर पे इतनी सारी चीजें रखी होती हैं कि आप सोचते हैं अब काम कहाँ करने की स्पेस है। तो आपने ये भी देखना है कि यू नीड काउंटर स्पेस आल्सो टू वर्क अराउंड, तो ये सारी चीजों को आप अपने हिसाब से। अच्छा माहिन, काउंटर की आपने बात की है, मोस्टली हमने देखा है कि काउंटर्स या तो लाइट ब्राउन में होते हैं या बिल्कुल व्हाइट कलर के होते हैं या फिर बिल्कुल शाइनी होते हैं, ब्लैक होते हैं। तो क्या एनहेंसिव होता है? क्योंकि अगर आप ब्लैक काउंटर के ऊपर चीजें रखते हैं तो वो बड़ा कंजस्टेड सा लगता है, और या तो फिर इतनी स्पेस हो। एक नॉर्मल साइज के किचन में किस रंग का काउंटर होना चाहिए? देखिए डिपेंड करता है, वही बात है कि अगर आपका किचन काफी हल्के कलर का है, ब्राइट है, तो आप ब्लैक ब्राउन भी कैरी कर सकते हैं उसमें ना। बट उसके साथ ये होता है कि अगर आपका ऑलरेडी इतना डार्क है और फिर आप डार्क काउंटर कर रहे हैं तो वो डजंट गो विद इट, क्योंकि लाइटर उस पर आप ले सकते हैं। नॉर्मली ब्लैक और इस तरह लोग इसलिए लेते हैं कि वो सफाई चीजें उसमें इतना ना हो, मगर मुझे लगता है उसमें ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। अच्छा माहिन, आप खुद बिजनेस वुमन हैं, आप काम भी करती हैं बाहर और साथ साथ आप घर भी मैनेज करती है, कुकिंग एक्सपर्ट भी हैं। किस तरह से ये चीज़ें आप इजीली मैनेज कर पाती हैं? क्योंकि बाहर काम करने या इवन जो प्रोफेशनल तमाम वुमेन हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है किचन को मैनेज करना। एक तो होता है चीज़ के खूबसूरत बनाना, एक होता है सिर्फ उसको अच्छा दिखाना, लाइक डेकोरेशन एक बहुत नेक्स्ट लेवल है उसका। तो आप किस तरह से ये सब चीजें मैनेज करती हैं? मेरे बहुत सारे रोल है, मैं तो यही होता है कि टाइम निकालना ही मुश्किल होता है, क्योंकि आई एम आल्सो विद FVCCI एज द चेयरपर्सन फॉर साइबर क्राइम, प्लस अपना बिजनेस भी रन कर रही हूँ, बहुत सारी चीजें, तो मेरे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। उसमें ये होता है कि हर चीज ऑर्गेनाइज है किचन में। यू हैव टू हैव द कि कैबिनेट स्पेसिफिक आप रखें कि ये चीजें, तो आपको एक आसानी होती है व्हेन यू कुकिंग। आपको पता है मसाले यहाँ हैं, मैंने स्टोरेज कंटेनर्स यहाँ रखने हैं, प्लस जब मैं फ्रीज भी करती हूँ कोई चीज़ रेफ्रिजरेट करती हूँ तो उसमें लेबल्स डाल देती हूँ कि वट एवर अगर हाफ कुक्ड भी है तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लेबलिंग करके अपने उसको डीप फ्रीजर में डालें या रेफ्रिजरेट करें, बिकॉज वहाँ भी एक इश्यू होता है कि लोग का जो आप डीप फ्रीजर और फ्रिज खोलते हैं तो वो समझ ही नहीं आ रही होती। तो हर चीज़ हैज़ टू बी एट इट्स प्लेस। इवन अगर आप रोज़मर्रा जो आपकी रोटियां बन रही हैं, चीज़ें बन रही हैं, उसका जो है सामान, तो वो भी आपने एक स्पेसिफिक कॉर्नर देना है, क्योंकि कुछ आप इधर रख रहे हैं, कुछ उसकी रिलेटेड चीज़ें डिफरेंट जगह रख रहे हैं, तो आप पूरे किचन में घूमते रहेंगे गोल गोल। ठीक है, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद थी माहीन, किचन कुकिंग एक्सपर्ट और बिजनेस वुमेन भी है, और मुझे उनकी तमाम बातों से जो मैंने कंक्लूजन निकाला है और जो हमें भी कहा जाता है वो ये कि किचन आपका कैसा भी हो, सफाई का, हाइजीन का ख्याल रखें, हर चीज को अपनी जगह पर एक्यूरेट रखें, तो आपका किचन डेकोरेटेड ही लगेगा। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप लाखों करोड़ों रुपए लगाएं, लेकिन सफाई रखेंगे तो सारी चीजें बेहतर लगेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जनाब, आगे आपको बताएंगे जिन खवातीन को अपना किचन मैनेज करने में कोई परेशानी का सामना है, या अगर वो नहीं जानती कि कम खर्च में किचन को खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है, तो आपको जरूरत से आपकी जरूरत को मिलने के लिए नाहिद अंसारी साहिबा भी हमारे साथ है। जी हाँ, नाहिद अंसारी आपको वो सारी टिप्स देंगी आज जिससे आप अपना किचन खूबसूरत भी बना सकते हैं। तो आइए चलिए जान लेते हैं और आपका मसला भी हल करवा देते हैं। हमारी टीम ने नाहिद अंसारी से मुलाकात की है और देखते हैं कि वो क्या टिप्स दे रही हैं। वी टीच देम हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक। हर ये कोई मुझे सुनेगा तो ये कहेगा कि ये तो सबको आता है बोलना बैठना, मगर सॉरी टू से नहीं आता। और आज तो और वर्स्ट हो गया, जब से मोबाइल है हम लोगों को इनवाइट करते हैं और हम अपने में बिजी होते हैं। आई जस्ट मेरे में एक वो है, आई जस्ट वांट टू टीच एवरीबॉडी कि बिहेवियर जो है ना, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। स्माइलिंग फेस हो, कैसे बैठना है, आप लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं तो किस तरह आपने उनके साथ रिएक्ट करना चाहिए, बिकॉज वंस
आपके मेहमान दे आर अंडर योर रूफ, यू हैव टू मेक देम हैप्पी। हर चीज हर जगह हो सकती है, हर एक अफोर्ड नहीं कर सकता कि इतना सामान हो। और मैंने जितना शौक की बात बता रही, मुझे जितना शौक है मैं हर सामान नहीं इस्तेमाल कर रही होती। वो शौक था, जहां गई ले लिया, अब जगह नहीं होती रखने के लिए। तो आप बेस्ट टूल्स जो है ना, वो बेस्ट टूल्स हैं वो आपके दो हाथ। उसी एंड में यही होता है, वो सब चीजें एक साइड होती हैं, आप हाथ से ही कर रहे होते हैं। मगर शौक होना चाहिए हर चीज का। और कोई भी डेकोरेट के लिए कहता है तो मैं किसी को लेट डाउन नहीं करना चाहिए। आपके पास बॉक्सेस हैं, आपके पास अंडर द टेबल जगह, आप कहीं भी एक जगह रख के कोई चीज कहाँ रखी हो नहीं याद रहता। तो मैंने अपने किचन में तो सब सामने लटकाई हुई कि मुझे जो याद आ जाए। इसी तरह मैं और लोगों के घर में भी करती हूँ। एंड आई थिंक हर जगह मैनेज हो सकता है। कोई भी आता था, मुझे प्रेजेंटेशन का बहुत शौक था, सैंडविचेस बना लिए, छोटी छोटी चीजें। शौक जब होता है छोटे बड़े से कुछ नहीं होता, क्रिएटिवनेस होनी चाहिए। वही आपको क्रिएटिवनेस जो होती है वो मैनेज करके उनको दिखाएं तो वो भी कहते हैं कि अच्छा आपने ये कर दिया। मजे की बात, मुझे मजा आता है हर चीज में डेकोरेट, ताकि ये एक्सपीरियंस होता है, छोटा हो बड़ा हो। आज मैं ये देख रही हूँ, आज का बच्चा is not organized at all. We have no etiquettes, manners. ना हमें, सॉरी टू से, बच्चों को मैं नहीं ब्लेम करूंगी, बड़ों को भी नहीं है। उठने का, बैठने का तरीका, बोलने का, किस तरह बिहेव करना चाहिए, टेबल पे भी कैसे बैठना चाहिए। तो बस हमने वो प्लान किया। तो आज जो मैं फिनेस रन कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह फॉर माई हाउस, उसमें हम बच्चों को भी बड़ों को भी, ऐसा भी होता है कि मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ भी एक साथ आती हैं। लोग, अगर आप लोगों को इनवाइट करते हैं घर पे खाने को, लोग खाना खाने जब आते हैं वो एक ब्लैंक वो होता है कि बस आए, बैठे, खिलाया, उन्होंने खाया, वो चले गए। मुझे ये अच्छा लगता है और मैं ये सिखाती भी हूँ कि अगर आपने डिफरेंट थीम्स रखी हैं तो आप अपने घर को या आप अपने किचन को, मैं तो घर को पूरे को लेके चलती हूँ कि आप उसको वही थीम दें। अगर मैक्सिकन खाना रखा है तो आप थोड़ा सा मैक्सिकन ब्राइट कलर्स में कर दें, टेबल को भी मैक्सिकन टच दे दें। हमारे यहाँ ये होता है, किचन को हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम डिनर करते हैं तो हम सिर्फ डाइनिंग रूम में करते हैं, लाउंज में टेबल। बाहर के मुल्क का देखो, अपने किचन में भी डिनर करते हैं, उसको इतना साफ सुथरा रखते हैं और इतना डेकोरेटिव बनाते हैं। आप कुछ भी ना करें, थोड़े से प्लांट्स लगा दें, चीजें सजा दें, आपका किचन इज वर्थ वेयर यू कैन सर्व फूड। तो आपकी हर चीज, किचन ऐसा होना चाहिए कि अगर आप डिनर करें तो दैट किचन शुड बी ओपन फॉर एवरीबॉडी। और एक्सपर्ट्स भी यही टिप्स दे रहे हैं कि किचन को बड़ा अच्छा होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप बहुत एक्सपेंसिव किचन बनाएं। खैर, शो में अब वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। तरह तरह के किचन बनाने वाले कारपेंटर वर्क ओनर से वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग। आज बात हो रही है कि आप अपने किचन को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, किस तरीके से सजा सकते हैं। आपका किचन छोटा हो तो उसमें आपको चीजें रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, और किचन की सेटिंग के लिए, उसकी वैरायटी के लिए, उसकी क्वालिटी के लिए, उसकी लकड़ी के लिए, उसके तमाम कामों के लिए, उसके टाइल्स के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है। जी हाँ, एक अच्छा किचन कारपेंटर आपका ये मसला हल कर सकता है। छोटे से किचन में कैबिनेट और ड्रॉर्स बनाकर बहुत सारी स्पेस बनाई जा सकती है। और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, जानते हैं एक्सपर्ट कारपेंटर से। हर लेडीज की मतलब किचन के मुतालिक सबकी यही ख्वाहिश होती है कि आप भले जगह हमारी कितनी भी छोटी हो, हम इसको हर चीज से भर दें। सब चीज हम डेकोरेट करते हैं बाकायदा 3D स्केच करके, पहले कस्टमर को, क्लाइंट को दिखाते हैं, ओके कराते हैं, उसके बाद हम काम का सिलसिला शुरू करते हैं। किचन में सबसे एहतियात जो होती है पानी की करनी होती है। अगर क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं तो पानी से बचाने के लिए हम जितने भी किचन का काम होता है, हम उसके जो साइड्स होती हैं उनके ऊपर हम वुड लगाते हैं, प्योर वुड, लकड़ी। जो प्योर वुड होती है ना, वो पानी से बहुत देर से खराब होती है।
हर फैमिली या हर घर वाले, हर लेडीज कोई भी किचन बनाना चाहें तो वो यही उनकी कोशिश होती है कि हम कम से कम पैसों में अच्छे से अच्छी चीज बनाएं और सारी ख्वाहिशें उसमें पूरी कर लें। मतलब हम ये भी इसमें लगा दें, हम इसमें माइक्रोवेव भी लगा दें, हम इसमें ओवन भी लगा दें, हम इसमें टर्बो भी लगा दें। टर्बो बेसिक वो होता है जो चूल्हे के ऊपर लगता है, वो एयर कैच करता है। हमारे पास कॉल्स आती हैं ऑनलाइन ज़्यादातर कि हमारा को किचन बनाना है या हमें इंटीरियर के मुतालिक कोई भी काम हो। अगर किचन के हवाले से हम आते हैं तो हमें ज़्यादातर लेडीज़ कॉल्स आती हैं कि भाई हमारे घर का किचन बनाना है, आप आके विजिट कर लें। तो मैं खुद जाके देखता हूँ किचन्स वगैरह, जगह देखता हूँ, वहीं पर ही लैपटॉप लेके जाते हैं और चूज़ कराते हैं। तो जो भी वो पसंद करते हैं फिर हम वो डिज़ाइन उनको दिखा के ओके करके प्रिंट आउट निकाल के फिर हम उनको मैनेज इस तरह करते हैं कि जब सब डीलिंग हो जाती है फिर हम वो अपने वर्कशॉप पे आके उसके साइज के हिसाब से सबसे पहले हम ऊपर के बॉक्स तैयार करते हैं। टोटल काम मेहनत से ही है, टोटल काम मशीन पे खड़े होकर काम करना, हैंड वर्क होता है, कुछ दिमाग का भी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हर चीज़ का मेजरमेंट करनी होती है, मिलीमीटर से भी हिसाब कैलकुलेशन होती है इसकी। तो ज़्यादा जो हमारा फोकस होता है ना वो पैनल पे होता है। किचन्स का जो डोर पैनल होता है ना, मतलब दरवाजे जो होते हैं कैबिनेट्स के, वो ही शो हो रहे होते हैं, पूरे किचन्स में दरवाजे शो हो रहे होते हैं। तो कोशिश यही होती है कि जितना अच्छा और स्टैंडर्ड लुक आए वो दरवाज़ों पे आए। फिर माइंड में भी एक चीज़ स्केच रखना होता है कि हम ये लुक देना चाह रहे हैं, तो इस हिसाब से हमारे को ये चीज़ ऐसे करेंगे इसको तो इस तरीके का लुक आएगा, और अगर ऐसे बनाएंगे तो ये लुक नहीं आएगा, क्योंकि कस्टमर की डिमांड को देखते हैं हम। एक कारपेंटर बड़ी मेहनत के साथ किचन को बनाता है, जिस तरह वो बता रहे थे कि प्योर वुड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मेरे साथ तो एक मसला ये होता है कि मैं जब भी किचन के अंदर वुड का किसी भी चीज का इस्तेमाल करूं तो पानी की वजह से वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये बड़े मसाइल होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सब में टाइल्स हो और अगर आप प्योर वुड इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपका जो किचन है वो बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। और बहुत सारे लोग जो है वुड की जगह ग्लास भी लगा लेते हैं, तो ये जो पानी वाला मसला है ना उनका हल हो जाता है। खैर, आज की तारीख क्या है ना? आज की तारीख भी इंतहाई अहम है, और आज की तारीख के हवाले से आपको बताएं कि आज के दिन यानी 7 फरवरी को 1976 में उस वक्त के दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप ने ऑपरेशन शुरू किया था। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप रूस के जनूबी इलाके में तामीर किया गया। इस टेलीस्कोप को BTA-6 का नाम दिया गया और इसका अपर्चर 6 मीटर था। BTA-6 1990 तक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप रहा, जिसके बाद अमेरिका ने कैक-1 तामीर किया जिसका अपर्चर 10 मीटर था। और अब आ चुके हैं हम फाइनली खाने पीने की बातों की जानिब। तो झटपट खाना बनाना है, वो भी मजेदार। देखते हैं रैपिड रेसिपी बन रहा है क्या।
तो जी स्वीट एंड सॉर चिकन बना और मुझे बड़ा ये इजी लगा क्योंकि इसमें इन्होंने ग्रीन वाली जो है वो शिमला मिर्चें डाली हुई थी और उसके बाद जो इन्होंने उनको राइस के साथ मिक्स किया और शाशलिक टाइप की कोई चीज बनने जा रही थी, लेकिन खैर वो स्वीट एंड सॉर सबसे बेस्ट चीज इसमें मुझे लगी कि इन्होंने इसमें पाइनएप्पल ऐड किया है और चिकन में पाइनएप्पल जैसी कोई रेसिपी थी और बड़ी मजे की थी। और सबसे मेन चीज जो मुझे इसमें जानने की जरूरत है कि मावरा के चावल जो है वो जुड़ते नहीं है, से चावल बनाते हैं। मेरे ख्याल में ऑयल का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा कम करती है और पानी जो है वो ज्यादा उसको ड्राई कर लेती है। हाँ उल्टा बोल गई भाई, जाहिर सी बात है अब मुझे तो नहीं खाना बनाना आता। ऑयल का ऑयल अगर आप मेरा ख्याल है जहाँ तक मुझे पता है मावरा से पूछ लेंगे, मेरा ख्याल है कि ऑयल का इस्तेमाल कम करने से चावल जुड़ते नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये लगता है जितना आप ड्राई उसको बनाते हैं या पानी के साथ बॉईल करके खुश्क निकाल लेते हैं तो वो चावल खिले खिले रहते हैं, जुड़ते नहीं। अच्छा मैं बनाती हूँ दम वाले चावल। अच्छा कुछ लोग होते हैं जो निकाल के बनाते हैं और मैं बनाती हूँ उसी के अंदर पानी हो जाता है, मैं भी शायद बजाओ। खैर मावरा से खुद पूछेंगे, किसी दिन दोबारा बुलाएंगे शो में, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का जिसके बाद मिलेंगे पाकिस्तान के चमकते सितारों से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान के चमकते सितारे और वहाद जो कि बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं और अब्दुल समी जो कि गिटारिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र। एक सिंगिंग करते हैं, एक गिटार बजाते हैं। जो गिटार बजाते हैं वो कहते हैं कि तौबा तौबा सिंगिंग में नहीं करता। तो जनाब आप खाने में भी हैं और शराब नहीं पीते? नहीं ऐसी बात नहीं है, बस अब जो होता है कुछ मैं बस एज अ म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ और मैं इसको देखना चाहता हूँ। अगर सारे सिंगर बन जाएंगे तो गिटार कौन बजाएगा? गिटार। और अगर सारे गिटारिस्ट बन जाएंगे तो सिंगर कौन बनेगा? अच्छा खैर ये बताएं कब से आप दोनों सिंगिंग कर रहे हैं और कब से आप दोनों की केमिस्ट्री एक साथ, कब से आप लोगों ने? केमिस्ट्री एक्चुअली हमारी, आपको कितना लगता है 1 साल 2 साल? मुझे ऐसा लगता है काफी ज्यादा है, अच्छी बॉन्डिंग लग रही है। जस्ट 1 ईयर बस ऐसा हो सकता है क्योंकि अच्छी बॉन्डिंग के लिए मेरे ख्याल में 2-3 दिन भी काफी होते हैं। अगर आप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बॉन्डिंग हो जाती है डेफिनेटली। तो कब से आप लोग फिर ये गा रहे हैं और कहाँ परफॉर्म कर चुके? हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट बॉन्डिंग शोज, डिफरेंट सिटीज एक्चुअली हैदराबाद, अच्छा इस्लामाबाद वगैरह में परफॉर्म। चलिए आज आप गुड मॉर्निंग आज परफॉर्म करेंगे तो वहां आपकी आवाज मैंने सुनी भी है, बहुत प्यारा आप गाते भी हैं, तो मेरा ख्याल है हमारे लिसनर्स को भी सुना दें। क्या सुनाएंगे? मैं राहत फतेह अली खान का मैं तेनू समझा भाई। ओह बस शुरुआत ही राहत फतेह से कर रही है तो क्या बात। नहीं जीड़ा तेरे वाजो, नहीं जीड़ा, नहीं जीड़ा, नहीं जीड़ा तेरे वाजो, नहीं जीड़ा, नहीं जीड़ा। मेरे दिल रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजो कलियां बह के रोंद नैन निमाणे, जीना मेरा जीना मेरा तेरा की मैं दसा तू कर एतबार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझा वागी ना तेरे बाजू लगदा जी। सुपर्ब सॉन्ग, बहुत जबरदस्त आपने जो है ये सॉन्ग गाया है, बहुत अमेजिंग टैलेंट हमें लगता है कि हम लोग बुला रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि आपको शौक था, शुरू से शौक था या फिर एक होता है ना कि यार सब गा रहे हैं, मैं भी गिटार पकड़ के मैं भी सिंगर बन सकता हूँ, मैं भी गिटारिस्ट बन सकता हूँ, चलो शुरू करते हैं अपना बैंड बनाते हैं, ऐसा है? या फिर नहीं वाकई में कोई सीरियसली आपने सोचा कि नहीं यू हैव टू सिंग, यू हैव टू? आपको क्या लगता है सीरियस है या हम लोग मजाक? ये आप एक्चुअली एक्चुअली वी आर सीरियस म्यूजिशियन। नहीं एक्चुअली भाई हमें लगा कि आप लोग अच्छा गाते हैं तो आप गुड मॉर्निंग आज में, लेकिन हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कुछ लोग इस तरह भी करते हैं कि सब गा रहे हैं तो हम भी बैंड बना देते हैं। यही हो रहा है आजकल कि आपने थोड़े
10-15 हज़ार रुपये खर्च किया और आप म्यूजिशियन है। अच्छा, गिटार आपने, आप गिटार बजाते हैं, तो ये बताएं कि गिटार आपने कहाँ से सीखा? गिटार मैंने खुद सीखा। गिटार खुद सीखा है, यूट्यूब से अक्सर? नहीं, आई नेवर लर्न फ्रॉम समवेयर, मैंने खुद सीखा, मैंने दोस्तों में बैठता था और मैंने। तो कुछ सुनाए भी हमें गिटार पे, कोई आपको प्ले? गिटार पे एक्चुअली आजकल स्पेनिश वर्ड चल रहा है ना, स्पेनिश है ना? अच्छा, ये बताएं किससे इंस्पिरेशन किससे है? इंस्पिरेशन तो मेरे बहुत है। अच्छा। खान साहब, नुसरत अली खान साहब, और सबसे बड़ी इंस्पिरेशन जिसको देख के मैं म्यूजिक में आया वो थे सोनू निगम। अच्छा। सोनू निगम, और जिनको देख के मेरा जिनको देख के मेरा स्टेज पे परफॉर्म करने का दिल करा वो थे आतिफ असलम। आतिफ असलम, वैसे आतिफ असलम बहुत सारे लड़कों के लिए स्टेज एक रह गया जो बिल्कुल मतलब पाकिस्तानी है, ये अरिजीत सिंह हमारे। अच्छा, सही। पाकिस्तानी अरिजीत सिंह एक्चुअली ही इज। ओह, कुछ सुना भी दें फिर आप हमें। अरिजीत सिंह एक्चुअली पाकिस्तानी कुछ। अच्छा, ये बताओ, आपने गिटार प्ले करना शुरू किया, आपने खुद ही से जो है, ये आपको कहाँ से लगा कि नहीं यार मुझे गिटार, मैं इससे इंस्पायर हूँ, मुझे इसका जो ये गिटार जो है मुझे पसंद है, मैं इसी की तरह प्ले करूँगा? इंस्पिरेशन कुछ नहीं थी, बस शौक के खातिर लिया था और बस खुद ही सीख गया। खुद ही सीख गए। वो एक होता है ना कि आप बॉर्न टैलेंट पे होते हैं, कुछ चीजें आप ब्लेस्ड होते हैं। मैं ऐसे एनवायरनमेंट में बैठा था कि वो म्यूजिक एनवायरनमेंट था, तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता आप कैच कर लेते हैं। अच्छा वहां आप बताएं, आपको आतिफ असलम एज ए परफॉर्मर बहुत अच्छे लगते हैं, आपने परफॉर्म किया, कैसा रिस्पॉन्स आया लोगों की तरफ से? बेसिकली जो मेरी कहानी है ना वो कुछ इस तरह से है, जब मैं पहले गाता नहीं था लोगों के सामने, मैं समझता था कि लोग समझेंगे कि भाई अच्छा नहीं गा रहा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था इतना। फिर गाता था, अम्मी ने सुना, बोला चलो अम्मी तारीफ कर रही हैं, अच्छा गाता है। अच्छा, मैं क्योंकि आतिफ असलम की आपने बात की है, तो आतिफ असलम का भी एक सॉन्ग आप ऑफ एयर गा भी रहे थे, मैं चाहूंगी आप वो गाना जो है प्लीज अब गा दें। ऑफ एयर, ओके, होना था प्यार। You should join us. Okay. Yeah. होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था हुआ मेरे यार, होना था प्यार, तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, सपना देखा जो तूने वो मेरा हो गया, डूबे तो यूं जैसे हो पास, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, हो की बातें हम अपने सालों में पाए जवाब हमने तेरे सवालों में ख्वाबों की टूटे ना जाए, होना था प्यार, हुआ मेरे। वेरी नाइस, जबरदस्त, वंडरफुल, बहुत प्यारा आपने गाया है और साथ साथ बहुत अच्छा आपने बजाया भी है। मुझे बताइए आगे क्या प्लान्स हैं आपके, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? सिंगिंग को आगे आगे प्लान ये है कि अगर
पाकिस्तान हमें मौका दे तो हम डेफिनेटली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। पाकिस्तान में एक्चुअली चांसेस कम है, लेकिन होप्स देखिए चांसेस है तो आप यहाँ बैठे ये भी है। चांसेस मिलते हैं जनाब, टैलेंट होना चाहिए। माशाल्लाह टैलेंट आपका बहुत खूब है और हम आपको बेस्ट विशेस देना चाहेंगे और इसी तरह आप लोग गाते रहिए और पाकिस्तान का नाम आगे रोशन जरूर कीजिएगा। चले जी, हमारे साथ बड़े जबरदस्त आज सिंगर्स थे जिनके साथ जो है मैंने भी गाया और मेरी क्योंकि नेजल वॉइस हुई हुई है, सबको पता है कि नजला चल रहा है जनाब। खैर बहुत अच्छा लगा इस टैलेंट से मिलकर और इसी तरह का टैलेंट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे अपने तमाम शोज में। तो अब हमारे शो का जो टाइम है वो खत्म होने लगा है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल। सो आप आज न्यूज देखते रहिए और कल आपसे मिलेंगे फिर कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ और कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।